अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है नॉवल असरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन। और एपिसोड जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एपिसोड 30। इसके हाथ बेजान होते गोद में आ गिरे। इसकी याददाश्त में सब धुंधला हो चुका था, मगर इसे वक्फे वक्फे से मिलने वाली नाना की बातें याद नहीं थी। वो फारिस नामी लड़के को कभी नहीं भूले थे, बिस्तर मर्ग पर भी। ये वो इसकी उम्र का अंदाजा लगाया करते थे। हर नवंबर की 5 तारीख इसी हिसाब किताब के लिए मुख्तस हो जाया करती थी। अगर वो जिंदा होता तो आज पूरे 20 साल का होता। अब इसकी उम्र यकीनन 22 वर्ष की होती। हाइट तब भी अच्छी थी, अब भी अच्छी होती। लंबे बाल सूट करते थे, छोटे बालों में भी खूबसूरत लगता था। अब तो कमाल होता। अपने हम उम्र लड़कों की तरह और वो रफ हुलिये में घूमने से पसंद नहीं था, बला का सफाई और निफाजत पसंद था। वो इन्हें देखते हुए वो इन्हें देखते हुए इन्हें सुनती रही। वो थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा जिक्र करके बिल्कुल चुप हो जाते, ऊपर से खामोशी, मगर अंदर ही अंदर खुद से बातें जारी रखते। वो इसके लिए बहुत ज्यादा दुखी थे। फारिस फैजान इनकी आंखें तर हो चुकी थी। जन्नत ने तस्वीरें समेट ली। नाना तुम्हें बहुत याद करते थे, वो अब कह रही थी। तुम्हारी बातें, तुम्हारे सवाल, वो बार बार तुम्हारा जिक्र करते थे। वो दूसरे लड़कों में तुम्हें ढूंढते थे। इन्हें तुम्हारी मौत का बहुत दुख था। वो अब तफसील से इनके बारे में बता रहे थे, वो सब बातें जो जहन में थी, जिसकी जात से जुड़ी हुई थी। वो भारी दिल के साथ सुन रहा था। इसने बात करते करते कुछ बेचैनी से पहलू बदलना चाहा तो इसकी हालत का ख्याल करते फारिस ने सहारा देकर उठाते हुए सिंगल बेड पर बिठाया। खुद वो इसके पास ही बैठ गया था। तुमने सब मेरी सब चीजें संभाल कर रखी हुई क्या? कमरे में ताराना निगाह डालते हुए बोला। वो मुस्कुराया। तुम्हारे पास भी तो अभी तक मेरे गिफ्ट है, तलवार है, डायरी, स्टिकर्स है। वो नम आंखों के साथ धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ, तुम्हारे इन तोहफों में मेरी नाना की यादें थी। वो और ऐसे दोस्त की भी जो वादा करके वापस नहीं आया, आ नहीं सका था। इसकी कब्र बन गई थी, वो दफन हो गया था। आंखों में नमी लिए से देख कर रह गई। फिर इसने इसके कंधे पर सर रखे, इसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करी। बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत। क्या मैं तुम्हें याद आई? फूलों को देखकर, हाँ हमेशा। जन्नत के लबों में मुस्कुराहट आई। सिर्फ फूलों को देखकर, दो पौनियों को देखकर। वो नम आंखों के साथ हंस दी। और कब और जब जब मिसेस ग्रांट के नवासियां हैरी को देखने आ रहे, तब भी। मिसेस ग्रांट वो कौन है? लंदन में हमारे नेबर है। और हैरी वो राहिम का तोता है। राहिम कौन है? वो भी है कुछ कोई अनोखी मखलूक है, यही समझ लो। मुस्कुराकर इसने इतराफ एक बार फिर निगाह दौड़ाई। तुम्हारे कमरे में हर चीज कितनी तरतीब और सफाई से रखी है फारिस। इसने भी देखा, सर उठाकर बहुत तकलीफ से। इसे वजह से पता चला था कि आलम शाह अक्सर इसके कमरे में आते थे, इनकी चीजों को देखते थे, डायरीज को पढ़ते थे और ट्रॉफीज को छूते थे। वो चंद एक बार तो इनकी यही आंख लग गई थी। इसके कमरे को साफ रखने की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी। इसने दर्द सा महसूस करते ख्यालात को झटकना था। फारिस, इसने आसिका से पुकारा। आई एम सो आई एम सॉरी। किस लिए? मैं तुम्हें बहुत हर्ट करती रही। मैं गर्दन मोड़कर से देखने लगा। मैं अपने मनमानी इसलिए नहीं करती थी कि तुम्हें दुख पहुंचे। मैं सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी। इसकी आंखों में देखकर आसानी से बोली। वो नरमी से मुस्कुराया। तुमने पहले भी मेरी बात ना मानकर मेरी जिंदगी बदल दी थी, अब भी तुमने वही किया है। अपने बाजू के घेरे में लेते हुए आस्के से कोई जन्नत की धड़कन तेज हुई। 15 साल पहले तुमने मुझे जीना सिखाया था, 15 साल बाद भी तुमने वही किया। कोई बच्ची अगर अपने माँ बाप की मुश्तरका नफरत सहते हुए भी हंस सकती है, खेल सकते हैं जनाते के साथ, तो मैं क्यों नहीं? और कोई लड़की अगर मैरिज फेल के बाद, सख्त इल्जाम, खानदान भर की नफरत सहने के बाद भी इतनी पॉजिटिव होकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज सद के दिल और जहां से कर सकते, तो मैं क्यों नहीं? वो इसकी आंखों में देख रहा। अपोलोजाइज, माफी तो मुझे मांगती है। मैं आंखों में मोहब्बत का तासीर लिए इसे देखती रही। वो नाना जैसा था, बहुत शफीक और मेहरबान था। अपने गलतियों का इदराक नहीं करता, इदराक करता है, इन्हें समझाता हुआ, खुद को बदलता हुआ, जीने की कोशिश करता हुआ। चलें, यहाँ बहुत ठंड है, फारिस ने कहा। तो आवाज भारतीय कमरा बहुत सी ऐसी यादों से जुड़ा हुआ था जो इसके असाब पर भारी पड़ रही थी। जन्नत सर हिलाकर उठ गई। कमरे से बाहर निकलते ही दरवाजे बंद करते करते वो रुक गया। खिड़की के ऐन नीचे वो वहां था। वो रोते हुए बैठकर नीचे छुपा हुआ सा और आंखें रगड़ रगड़ साफ करता और बहादुरी से रोने पर काबू पाता हुआ। इसके तासुरात एकदम से खौफ और वहशत में बदल गए। जन्नत को इस्लामी शिद्दत से एहसास हुआ। इसने यहाँ आकर तकलीफ दे यादों को में इसे एक बार फिर धकेल दिया है। दरवाजा बंद करके भारत का बाजू गिरफ्त में लिया। चलें से चौंक कर इसे देखा, फिर इसके साथ आगे बढ़ गया। और माजी का फारिस वहीं कहीं अंधेरे में अपने बिस्तर के नीचे छुपा रह गया। खामोश वीरान कमरे में बचपन की यादें जिसके समेत वहीं कहीं सर्द फिजा में ठहरी रह गई। घर पहुंचकर उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खबर ऐसी ना थी कि खानदान भर में न फैलती। शाम में सब बहनें वहीं इकट्ठी हो गई। पेशमाने का तासुर हर एक के चेहरे पर नजर आ रहा था। आप भी? हफ्सा खलीन पर दीवार के साथ ही बैठी हुई थी। इनके बच्चे परेशान हो रहे थे। ये हमने क्या कर दिया? उन्होंने अपना सर हथेलियों पर गिरा लिया था। ईमान सामने कुर्सी पर बैठी थी, इसका सर झुका हुआ था, आंखें मुकम्मल तर थी। नफीसा की बात पर सबसे बुरा रवैया इसका था, सबसे ज्यादा सख्ती भी इसने दिखाई थी। गम और गुस्से से रोते चीखते हुए
जन्नत को अम्मी के करीब भी नहीं आने दिया था। उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, वो गम इस वक़्त दिल चीर रहा था। वो महरूमी इस वक़्त बहुत भारी थी, भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा लावारिस हो जाने का तसव्वुर इनके हवास मफलूज कर गया था। वो सब बहनें नर्म को एहसास करने वाली अपनी सगी बहन के लिए पत्थरों पे बेबस हो गई थी। वो भी जन्नत को हर तकलीफ का ज़िम्मेदार ठहराने लगी थी। हर मुसीबत व परेशानी की उसके वजूद से जोड़ने लगी थी। वो बेगुनाह थी, जन्नत बेगुनाह थी। अफसर होते हुए दोहरा रही थी, हानिया ने बहुत दुख और बेबसी से इन्हें देखा। किसे इल्म था बेगुनाही यूं साबित होगी और जन्नत का माल पर से हर इल्जाम हट जाएगा। आप ही जन्नत बेगुनाह थी, अफसर होते हुए दोहरा रही थी। हानिया ने बहुत दुख और बेबसी से इन्हें देखा। किसे इल्म था बेगुनाही यूं साबित होगी, जन्नत का माल पर से हर इल्जाम हट जाएगा। आप ही हम भी तो जिन हालात से गुजरे हैं वो मारिया के लबीले कोई हुज्जत दलील कुछ तो हो जिससे वो खुद को बरी कर सके, मगर अल्फाज गुम हो गए। जो जुल्म जन्नत कमाल के साथ हुआ था वो किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अपनी सगी बहन को लावारिस कर देना किसी तौर पर भी मसले का हल नहीं था। किसी और से पहले हम जन्नत के मुजरिम हैं, हम इसे अपनी हर तकलीफ और मुसीबत का जिम्मेदार समझते रहे। इन लोगों के दरमियान हंसी खुशी रहते रहे, जिनकी वजह से हमारा यह घर जहन्नुम बना तबाह हुआ, जिनकी वजह से हमें नफसियाती मरीजा बन गई। ईमान आहिस्ता से सर उठाकर रहने देखती। तुम सब छोटी थी, मैं तो छोटी नहीं थी। आंखों में जंजीर होते तड़पते माजी के वो तमाम मनाजिर आंखों में लिए बहुत दुख से लब भींच कर बोली, मुझे ताई अम्मी की, बड़ी चच्ची की, दादी की, फूफो की, सबकी बातें, सबके ताने ताने, सबकी नफरतें याद हैं। वो सब अम्मी को बातें सुनाने, इनकी बेबसी का मजाक उड़ाने आते थे। नफीसा और कमाल की बेटियां अपनी जिंदगी में एक खलास लिए बिल्कुल खामोश खड़ी थी। वो बहुत कर्ब से बड़ी बहन को देख रही थी। अम्मी चुपचाप सुनती थी और चुप कर रोती थी। बाबा का रवैया हमारे साथ कैसा होता था ईमान अब किसे मुखातिब किया याद नहीं। हम कैसे इनसे डरते थे और इनके घर आते ही कमरे में छुप जाते थे। बात तक करने की हिम्मत नहीं होती थी। जरा जरा सी गलती पर मार पड़ जाती थी। दादी पूरे घर का माहौल जहन्नुम बना कर रखती थी। हर वक्त इन पर तंज करती थी। बेटियों की लाइन लगा रखी है, अबू को दूसरी शादी का मशवरा कितनी बार दिया। कमरे में सुकूत छाया हुआ था। वो दमसादे इसी वक्त दायरे में इस तरह जिंदगी को एक बार फिर जीता हुआ देख सकती थी। हर बार हम में से किसी न किसी की पैदाइश पर लोग अफसोस करने आते थे। अम्मा कितने दिनों तक लापरवाह रहती थी, बच्ची को उठाकर देखती तक नहीं थी। सब कहते थे हमारी माँ पर नसीबा मनहूस है, बेटियों को दुनिया में ला रही है। वो रो रही थी मगर कोई खुशी का इज़हार नहीं करता था। अम्मी भी नहीं, हर वक़्त टेंशन में कहाँ याद रहता है खुश होना चाहिए। जब ज़िंदगी इनकी अज़ाब थी हमारी वज़ह से थी, सिसक पड़ी, आँखें रगड़ डाली। पापा की पहले एक दुकान थी फिर दूसरी आ गई, फिर उन्होंने स्टोर खोल लिया। उन्होंने प्लाट खरीदा करके हालात कुछ अच्छे हो रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा ये बेटियाँ नसीब लाई हैं, रिज़्क लाई हैं, बबरकत हैं इस घर के लिए। किसी ने नहीं समझा। सबने हमें एक अज़ाब, एक बोझ, एक कर्ब बना डाला और हम पे सबने मिलकर यही सब कुछ जन्नत के साथ किया। हम भूल गए हमारी वजह से जन्नत कभी भी नहीं थी। जो मुजरिम थे इनके साथ मिलकर हमने जन्नत को अकेला कर दिया। ईमान ने कुछ अज़ियत से आंखें मीच ली। मुझे अम्मी का रवैया कभी भी नॉर्मल नहीं लगा। पहले वो हमसे उलझती रही, फिर हसनैन पर था वो तो ठीक हो गई और जब हसनैन ने तो अपनी नफरतों का आरोप जन्नत की तरफ कर लिया और हम 6 बहनों ने ऐसा होना दिया। हमने कभी भी अम्मी और जन्नत के दरमियान फासला कम करने की कोशिश नहीं की। हमने कभी अम्मी को नहीं समझाया। हमने कभी नाना से नहीं कहा वो जन्नत को वापस लाएं। उन्होंने आंखें साफ की, हम इसे खुद से दूर करते रहे। अपने ससुराल में वो लावारिसों की तरह पड़ी रही। ताया की पूरी फैमिली ने इसे जिस तरह से टॉर्चर किया, क्या हम इस बात से वाकिफ नहीं है? क्या हम में से कोई इसकी मदद को किया? क्या हम में से किसी ने इसके लिए स्टैंड लेने की कोशिश की? वो कितनी बार यहाँ आई अम्मी से मिलने, अम्मी नहीं मिली। हम तो मिल सकते थे, बात कर सकते थे, सहारा दे सकते थे। क्या हमने नहीं हमने दिया? ऐसी बेबसी पर खुदगर्जी पर वो खुद को जितना मलामत करती कम था। हानिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इसकी शादी हो गई, हमने एक बार पलट कर खबर नहीं ली। इसने घर छोड़ दिया तब भी नहीं। कोई इतना पत्थर दिल होता है माने, ये हमें क्या हो गया था? वक्त और हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जन्नत कमाल को अपनी बहन समझना है ये इन्हें किसी गुनाह से गम नहीं लगता था। इसका मशकूक किरदार सबकी जुबानों पर रहता था। इसकी जात के किस्से बढ़ा चढ़ा कर सुनाए जाते थे। इसने जाने किन हालात में घर छोड़ा मगर ये पिला दिया वो किसी और के साथ भाग गई है, इसे तो खबर भी ना हो होगी। कितने अफसाने थे जो इस पर घर दिए गए थे, कितने इल्जाम थे जो इस पर धर दिए गए थे। वो इसकी अपनी सगी बहनों ने सर झुका लिया था। हमने भी वही किया जो अम्मी करती रही, जो अब्बा करते रहे, जो पूरा खानदान ने किया। हमने भी नाना की तरबियत पर सवाल उठा दिया। हमने भी सच मान लिया। ईमान उठकर इनके पास आ बैठी। ये गम उन्होंने जन्नत को आखिरी वक्त में अपनी माँ से भी मिलने नहीं दिया था। ये गम, ये दुख अब दिल को चीर रहा था। ज़ख्म कह रहे थे जो उन्होंने इसे इसे दिए। मस्त वक़्त गए अपनी बहन को बहुत बुरी तरह से तोड़ा था उन्होंने, दुत्कार कर पैदा किया, बहुत नफ़रत से ताल्लुक़ ख़त्म हुआ। भले इसके ज़बान से शादी हो या कामरान से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो चचा के घर किस हाल में थी किसी को ज़रा एहसास नहीं हुआ। जिससे शादी कर रहे थे वो 17 वर्ष बड़ा था, इससे इन्हें कुछ भी ना हुआ। अपनी इद्दत के दिनों में टेरेस के वीरान कमरे में जाने कैसे इसने वक़्त गुज़ारा होगा। वो सब तो इकट्ठी थी एक-दूसरे को सँभालने और सहारा देने के लिए। इस मुश्किल घड़ी में तलाक की अज़ियत और माँ की जुदाई का गम सहते हुए इसने कैसे खुद को सँभाला था।
सबको गलती का एहसास इधर से हो रहा था। जन्नत का माल मुजरिम और गुनहगार होते तब भी इसे अकेला नहीं किया जा सकता था। इसकी ज़िंदगी का फैसला दूसरों के हाथ में नहीं दिया जा सकता था। इस रात उन्होंने नम आँखों से बारी-बारी सबको देखा। अम्मी ने अपने आखिरी वक़्त में जन्नत का नाम लिया था। ईमान ने गहरे गम और गुस्से से इनकी तरफ देखा। वो गम और सदमे से इनकी तरफ देखा। वो बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसका नाम ले रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। काश मैं जन्नत को इस वक़्त हॉस्पिटल बुलवा लेती, काश। कुछ लबों को थर करके आँखें रगड़ कर साफ की। जब से इसका इनका इंतकाल हुआ है, इसके बाद से बार-बार ये बात कि वो नाम क्यों ले रही थी, किस लिए ले रही थी, क्या कहना चाह रही थी। पहले तो कभी नहीं लिया, कभी भी नहीं। फिर इस वक़्त ये सवाल मुझे बेचैन करता रहा और मुझे मैं इग्नोर करती रही। मैंने कुछ समझा ही नहीं। वो इस वक़्त वो जन्नत से मिलना चाहते थे। वो आखिरी लम्हे में इस वक़्त जन्नत का पूछ रहे थे और मैंने अपने गुस्से में इनकी बात, इनका इशारा नहीं समझा। सकीना बता रहे थे, वो इससे जन्नत का हाल पूछती थी। इन्हें सब पता था इसके घर में इसके साथ क्या हो रहा है। वह इन दोनों जन्नत को वापस घर लाने का फैसला कर चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक कर खाला अंदर आई तो हफ्सा फौरन से उठकर इनके पास चली गई, हाथ थामने, प्लीज खाला मुझे इसके पास ले जाएं, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। मेरी इसके शोहर से बात हुई, वो कोयटा में है। उन्होंने संजीदगी से कहा क्या आप मुझे मान ले जा सकती हैं? खाला सिर्फ आप ही हमें इससे मिलवा सकती हैं। मैं तुम्हारे वालिद से बात करती हूँ। उन्होंने कंधे पे नरमी से हाथ रखकर कहा। तसल्ली दी। ईमान भी इनके साथ ही जाना चाहती थी, मगर वो खाला ने मना कर मना जानती थी इतमाम जश्न का पर जनरल का रद्द अमल क्या होने वाला था। उन्होंने अपना क्लिनिक, अपना घर, हत्ता कि वो शहर, वो इलाका तक छोड़ दिया, मगर इसकी जायदाद से पीछा ना छुड़ा सकी। खुद को पछतावा से ना निकाल सके, सिर्फ एक तस्वीर अपने बटुए में लगाए रखते। सबसे पहली तस्वीर, लड़का 6 साल का और वो 8 साल के थे। वो 60 साल के थे। दोस्ती की अलामत इनकी पहली तस्वीर पास रखी, बाकी सब वहीं घर छोड़ आए। कई बार इसने कहा था वापस चलते हैं चंद दिनों के लिए ही सही, मगर वो नहीं गए। पहले पहाड़ शिफ्ट हुए, फिर लाहौर, लेकिन कोयटा दोबारा नहीं गए। इसकी माँ इसे अपने साथ लेकर नहीं गई, इसके बाबा ने इसे छोड़ दिया। वो बिल्कुल अकेला था, ये बात समझ में आती है। जाते वक्त तो बहुत खुश था, तुमसे कह कर गया था छुट्टियों में वापस आएगा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वो रुख मोड़कर आंसू छुपाने की सही करते थे। इसने बेसाख्ता दाना हाथ सीने पर रखा। नाना का दोस्त, नाना का फारिस, नाना का बहादुर बच्चा। इसका चेहरा तर हो चुका था। वो दूसरी अशिया को देख रही थी। फ्रेंडशिप डे के कार्ड्स और गेट वेल सून के 3-4 पेपर्स। वो ठीक हो गया, फिर भी इसे लिख कर देती रही। हर बार वो जब भी फूल लेकर गई, वो कभी भी कच्चे की जीनत नहीं बने। प्लास्टिक शीट में धरे खुश्क बेरंग इसके दिए गए फूल, इसकी नेल पॉलिश, इसकी मेकअप किट, इसका आईना, इसके ख्वाब, इसकी खुशियाँ, वो सब जो जिंदगी के ख्यालात में गुम होकर वो भुला चुकी थी, अब याद आ रहा था। वो पजल की तरह एक एक शय को तफसीलात पर चुनती, एक अछूती तस्वीर मुकम्मल करती जा रही थी। फारिस वजदान जराती। सरसब्ज बाग, एक वसीआ रीज लॉन का सब्जाजार, ऊंची दीवारों में मुकीद एक शानदार कसर नुमा हवेली। सड़क के इस पार दौड़ते भागते बच्चे, नहर के किनारे पत्थर, फूल, पत्ते और टहनियां तोड़ तोड़ कर फेंकती हुई एक और मोहब्बत सा साथी। एक धुंधला सा चेहरा, एक हल्की सी छवि। कदमों के आहट के साथ ही खुले दरवाजे को अंदर की जाने धकेलता फारिस अपनी जगह रुक गया। वो नीचे ठंडे फर्श पर बैठी थी, इसके अशिया में अपनी यादों को खोजती हुई, कार्ड्स, गिफ्ट्स और खिलौनों में घिरी। आहिस्ते से कदम उठाते वो अंदर गया। इसके सामने पंजों के बल झुका तो जन्नत कमाल ने सर उठाया। इसकी आंखें नम और चेहरा तरता है। इसका वजूद सिसकियों की जद में लग रहा था। इसके तासरात बता रहे थे वो इसकी पहचान गई है। एक जिन्ना और इसका दोस्त फारिस। अब ना परियों की बातें की जा सकती, ना शहजादियों के किस्से सुनाए जा सकते थे, ना रंगों का जुनून था, ना खाली सफ़ों का क्रेज। अब वो सिर्फ थी और फारिस था। जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी और वक्त में, किसी और हालात की जद में दोनों को सामने ला खड़ा किया था। फारिस के साथ दुख की लपेट में आके इसके अंदर की कैफियत बदल सी गई थी। वो अजीब रंज की जद में अपने अंदर बिखर सा गया। इसके सामने अब इसकी बीवी ना थी, वो अब डॉक्टर मुस्तफा की नवासी थी जो इसे देख रही थी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सवाल मुझसे साहब बहुत अजीब से पूछा गया। फारिस का सर इस बात पे हिला। वो अंदर तक साकिन हो गई। कब से? आंखें भीगी हुई थी। जब तुमने घर छोड़ दिया था तब तुम्हारे सामान में इनकी तस्वीरें देखी थी। मतलब पीठ का तम्बल और जब से सुर्ख पड़ती आंखों के साथ इसे देखे गई। मुझे क्यों नहीं बताया? शिकवा था, दुख था, जज्बात पर मुश्किल काबू रखे हुए थे। मुझे लगा मुमकिन है तुम्हें कुछ याद ना हो। फारिस के लिए अपने अल्फाज कुछ भारी हो गए, लेकिन तुम तो याद दिला सकते, तुम तो मुझे बता सकते थे। वो रो रही थी, उसका दिल डूब रहा था। वो सारी यादें, वो वक्त और लम्हे, इसका दोस्त और नाना। इसे अब नाना बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे। जन्नत इसके लबों से बेहतर था। मुझे तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है, मुझे तुम तक खुद आना पड़ता है। कोई पहल तुम क्यों नहीं करते? तुम खुद क्यों मुझे कुछ नहीं बताते? इसने फारिस का हाथ झटक दिया। मुझे डर था मैं डॉक्टर मुस्तफा की नवाजी का सामना नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी जगह थम कर रह गई, आंखों में आंसू ठहर गए।
अपने अंदर एक दुःख की कर्ब सा लिए वो हिम्मत में दबा करता है, इसके पास बैठकर चंद ही पल लम्हों में इसका हाथ अपने हाथ में ले चुका था। इसने शिक्षा किया कोई उपता वो खुद से क्यों नहीं करता, तो एक उपता वो खुद कर रहा था। बहुत सी बातें जो दिल की थी और दिल में ही रह गई थी, बहुत से इतराफ ऐसे ऐसे थे जो ताहाल ना हो सके थे। अब वो कह सकता था और अब इसे बता सकता था और इसके बोझ को अपने दिल से हटा सकता था। वो इस खला को अब कर सकता था। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहता था, सिर्फ मम्मी की ख्वाहिश पर मैंने मजबूरन तुमसे निकाह किया था। मुझे तुमसे नफरत थी, सिर्फ तुमसे ही नहीं, अपने निकाह में आने वाली हर लड़की से होती। तुम्हारी जगह कोई भी होती तो मैं यही करता, निकाह को कॉन्ट्रैक्ट रखता और फिर बनते ही अपनी जान छुड़ा लेता। मेरे लिए ये आसान था, पर इस पर भरोसा करने का मुझे ये आसान लगा। जन्नत आंखों में दर्द लिए लब भींच कर इसे देख रही थी। इसकी आंखों में हुज़्न ठहरा हुआ था, इसकी आवाज से दर्द छलक रहा था। वो बोल रहा था और उसे बोलने दे रही थी। मैं रिश्ते, एतबार, वफ़ा और मोहब्बत जैसे मामलात से बहुत आगे निकल चुका था। मेरी ज़िंदगी में इनकी कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे लगता था मैं सख्त रवैया दूँगा तो तुम मुझसे उम्मीद नहीं रखोगे। मैं चाहता था तुम्हें भी मुझसे नफ़रत हो और तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारने का ख्वाब ना देखो। तुम्हें नफ़रत सिखाते-सिखाते कब मैंने तुमसे मोहब्बत सीख ली पता ही ना चला। इसका वो आखिरी जुमला जन्नत की धड़कनें थमा गया। मुझसे सिर्फ एक भूल हुई, मेरे एहसासात बदल रहे थे तो मुझे चाहिए था मैं तुम्हारी हर गलतफ़हमी दूर करता, अपने एहसासात सिर्फ दिल तक महदूद ना रखता। मुझे चाहिए था मैं तुम पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करता, मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था, मुझे तुम पर सब वाज़ह करना चाहिए था और अगर मैं बात कर लेता तो तुम इस रात घर छोड़कर ना जाती। वो रवानी से बात करते एक लम्हे के लिए रुका था, इससे दुखता हुआ इसके होते हुए भी इस तरह बेघर क्यों हुई थी? क्यों इसकी ज़िंदगी में वो इस तरह शामिल हुई कि इसके पास नफ़रतों के सिवा और कुछ देने को रहा ही नहीं? मैंने अपने फैसले को कभी नहीं बदले, मगर तुम्हारे लिए मैंने अपना हर फैसला, अपना हर इरादा बदला। निकाह मम्मी की पसंद से हुआ था, मगर मैंने तुम्हें अपनी मर्ज़ी से बीवी का दर्जा दिया था। वो उसके गाल पर हाथ रखे आँखों में देख रहा था। जो मैंने किया, जो रवैया तुम्हें दिया, वो इसे किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो गलत है, सो गलत है। जन्नत की शायद आँखों में इसका अक्स झिलमिलाने लगा। मेरी नफ़रतों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए था। वो बेहद रंजीदा था। अगर मुस्तफ़ा आज ज़िंदा होते और इन्हें मालूम होता मैंने इनकी नवासी के साथ क्या किया, तो वो मुझे कभी माफ़ ना करते। बहुत दुःख और फ़िक्र और परेशानी से इसकी जानिब देखा। इसे जैसे अब समझ में आया था वो अपने ख़ौल में बंद क्यों था। मुझे दुनिया का वो आख़िरी मर्द होना चाहिए था जो तुम्हारी आँखों में आँसू लाता। तुम्हें लगता है तुम्हारा रवैया ज़्यादा बुरा था? वो बोली तो भीगी आवाज़ में एक ठहराव था, लहज़ा नरमी लिए हुए था। अपने गाल से फारिस का हाथ हटाकर उसे मज़बूती से सामट लिया। जिस तरह की ज़िंदगी मैंने गुज़ारी है और जिस तरह के रवैये मैंने सहे हैं, जो दुःख, महरूमियाँ और अज़ियतें झेली हैं, इन सब के मुकाबले में तुम्हारा घर मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। आँखों में गम की सुर्ख़ी लिए इसे कुछ अज़ियत से देखा। मुझे तुम्हारे रवैये का दुःख ज़रूर था, लेकिन मैं सुकून से सोती थी और आराम से पूरे घर में फिरती थी और आंटी थी मेरे पास और कोई कमी नहीं थी वहाँ और तुम चुपचाप सब सुनते, देखते और बर्दाश्त करते थे क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात मान नहीं रही थी। गुज़रा हुआ वक़्त इनके दरमियान आकर ठहर गया था। जिस रात तुमने सिर्फ़ सेटिंग बदलने पर मुझे गुस्सा दिखाया था, इस रात मैंने अपना हर ख़ौफ़ मिटा दिया था। इस रात मैंने फ़ैसला कर लिया था मैं तुम्हारी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं हालात से आखिरी सांस तक लड़ूंगी और तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। ये मेरा फैसला था तुमसे टक्कर लेने का, तुम्हारे मुकाबले में आने का। मैं इस बार चुपचाप सहना नहीं चाहती थी, मैं लड़ना चाहती थी तुमसे, अपनी ज़िंदगी से, हालात से। तो हाँ, टफ टाइम मैंने भी तुम्हें दिया है, नर्म लहज़ा, मज़बूत असाब की तर्जुमानी कर रहा था। मुझे याद है मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती मॉल लेकर गई थी और तुम्हारे सामने बच्चे की शॉपिंग की। मैं सिर्फ़ तसव्वुर कर सकती हूँ मेरी इस हरकत से तुम्हें इस वक़्त कितनी तकलीफ़ पहुँची होगी। सर्वर क्वार्टर के इस कमरे की खिड़कियों से बाहर हल्की-हल्की रिमझिम फिर से बरसने लगी, अंदर का माहौल फिर से सर्द होने लगा। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें कई बार हर्ट किया, तुम पर भरोसा नहीं किया, गलतियाँ सिर्फ़ तुमसे ही नहीं हुई, मुझसे भी तो हुई हैं। सो बार सो तुम बार-बार ये मत कहा करो वो वक़्त बुरा था। मेरे लिए वो बहुत से बुरे वक़्तों में से सबसे अच्छा वक़्त था फ़ारिस। आँखों में मोहब्बत की चाशनी लिए वो पूरे एतमाद से कह रही थी। फ़ारिस का दिल भारी हुआ, वो वक़्त आसान नहीं था, जिसका ज़िक्र वो इतनी आसानी से कर रही थी। तुम्हारा गुस्सा, सख्ती, नफ़रत बेशक वाली थी, लेकिन इसकी भी वजूहात थी। तुम्हारी बीवी ने धोखा दिया, तुमने अपनी बेटी को खो दिया और जिस तरह के हालात से तुम गुज़रे थे, तुम्हारे लिए वो भरोसा करना बहुत मुश्किल था। और एक-एक करके इन तमाम गिरोह को खोल रही थी, जो माज़ी के गम को ताज़ा करते थे, पछतावों के और दुःख को हवा देती थी। दिन का साया हाथ पर पड़ता था, तो वो अपने खौल में बंद होने लगता था। तुम ये देखो हम लड़े, हमने एक-दूसरे की कमज़ोरियों को खोजा, हमने इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया और छुपाया भी। हम एक-दूसरे की ढाल भी बने, हमने इरादे भी बदले और खुद को बदलने की कोशिश भी की। नाना होते तो मैं इन्हें बताती, इनके दोस्त ने मुझे इस वक़्त अपना लिया जब मेरे अपने मुझे अकेला कर चुके थे। मैं इन्हें बताती मैं इनके दोस्त से बहुत लड़ी हूँ, वो अपना हर फैसला बदलने पर मजबूर हो गया है। वो जैसे पहले बदल गया था वैसे ही अब भी बदल गया है। मैं इन्हें तुम्हारी एक-एक बात बताती वो खुश होते, वो तुमसे बहुत खुश होते।
अगले दिन मौसम कुछ बेहतर था तो वो इसे अपने दरवाजे से ही बाग में लेके आती। दरवाजा हाल ही में दोबारा बनवाया गया था। फारिस का हाथ थामे वो बेहद एहतियात से कदम उठा रही थी। दरख्त, पौधे, सब्ज़ाज़ार और ठंडी यकबस्ता फ़िज़ा में साँस लेते इसने दूर तक देखा। जन्नत सन्नाटे में बच्चों की आवाज़ सुनी। आसमान से बादल हट के किरणें ज़मीन पर उतर आईं। खामोश बाग में एकदम से ज़िंदगी का एहसास दूर तक फैल गया। वो बाग के वक़्त में इस जन्नत को देख सकते थे जो खेलती कूदती, हँसती मुस्कुराती भागी जा रही थी। इसके दोस्त शोर मचा रहे थे और पीछे कहीं फारिस भी था। वो उसकी आँखें थी और कभी का हल्का-सा तासुर और साइकिल थे, गुब्बारे थे और दरख्तों पर चढ़ने की मुश्कें हो रही थी और कोई रो रहा था, किसी को हँसी आ रही थी। वो रास्ता वो बहुत सी यादों में जुड़ा हुआ था। वो जो फूल से पगडंडी परियां तोड़ते और सूंघते नन्ही जना अपनी ट्विटी बैग में डाले जा रही थी। सामने वो घर था जो नाना का था। इस कहानी गेट पर ताला लगा हुआ था। गोया वक्त वो थाम कर एक माँ हर एक याद को वहीं कहीं हिफाजत महफूज कर देगा था। गेट खुलकर अंदर दाखिल होते जन्नत की निगाहें क्यारों से मरकजी दरवाजे तक गईं। कितनी खामोशी और वीरानी सी थी वहाँ। रौनकें थी तो नाना ही जन्नत से। वो फारिस की हमरा लॉन में खड़ी थी और नाना को पौधों को पानी देता हुआ देख सकती थी। वो दीवार पर रंग कर रहे थे और वो फ्रॉक में इनके पीछे आगे पीछे फिर फिर रही थी। वो सीढ़ियों पर बैठी थी और कुछ गा रही थी। वो चुपके से फल तोड़कर खा रही थी। मोनी को भी खिला रही। दरवाजे से अंदर घर में सन्नाटो का रहा था मगर वो सुन सकती थी। बनाना की आवाज़ अपनी खिलखिलाहटें सुन सकती थी। बड़ी-बड़ी आँखों में तारों की चमक लिए वो नए-नए एडवेंचर के लिए मुतशद्दिद अपना ट्विटी बैग पहने यहाँ-वहाँ हर जगह पहुँचने की शुरू करती हुई वो किचन में डाइनिंग टेबल पर टाँग जाते हुए खाना खा रही थी और मुसलसल रो रही थी और सलीम के सर में दर्द हो रहा था। वो नाना हँसे जा रहे थे। वो सवाल कर रही थी। वो खिड़की पे बैठी चिड़िया का नाम रख रही थी। बिल्ली को ज़बरदस्ती घर का एक फर्द बना रही थी। नाना इसके पेशानी पर बिखरे बालों को बराबर काट रहे थे। वो इसकी 2 पोनियाँ बना रहे थे। इसके कानों में टॉप्स पहना रहे थे। वो ईद के दूसरे दिन गुलाबी फराक पहने एक जीती जागती गुड़िया के रूप में हंसती खिलखिलाती अपनी ईदी गिन रही थी। इस बार से ईदी आदम शराजी से भी मिली थी। अपनी स्याह गाड़ी को रोक कर शीशे नीचे करके जिस तरह पहली बार इसे टॉफी दी थी तो अब की बार ईदी वहाँ एक फारिस था। डॉक्टर मुस्तफा से बातें करता हुआ, खफी दिखाता हुआ, अपना होमवर्क करता हुआ शिकवों में घिरा हुआ नजर आ रहा था। वो अभी इसी टेबल के पास खड़ा था जहाँ बैठकर इसने पहली बार 2 जुड़वा बच्चों की तस्वीर देखी थी। तुमने मम्मी से कहा तुम्हारा नाम डॉक्टर मुस्तफा के किसी दोस्त ने रखा था। हाँ, वो किचन की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो मैं था। तुम्हारा नाम मैंने रखा था। एक झटके से पलट कर इसने फारिस को देखा। बेयकीनी से तुमने रखा था? हाँ, वो दीवार पर लगी किसी तस्वीर को देख रहा था। वो समझती थी नाना का कोई और दोस्त। नाना ही को उम्र का। वो तुम थे। पास आकर तस्दीक है अभी तक सख्ती में थी। हाँ, बिल्कुल यहाँ बैठकर रखा था। जनक कमाल अपने शोर से एकदम से बहुत मरूब हुए। यकीन अभी भी नहीं आ रहा था। शायद मैं पहला मर्द होऊँगा जिसने अपनी बीवी का नाम खुद रखा है। हँस कर बोला तो इसकी बीवी इस्पात में सर को जंबिश देती हुई उदासी नज़र आई। फिर कुछ कहने के लिए मुँह खोला कि फारिस ने हाथ रख दिया। अब ये मत पूछना ये जन्नत कौन थी जिसके नाम पर मैंने तुम्हारा नाम रखा। वो कोई नहीं थी। राहदारी से इसने सीढ़ियों की तरफ देखा। तुम्हारे 1 क्लास का कोई क्रश होगी जन्नत को यकीन था। मैं तो इस वक़्त 2 में था। तो ये बताओ वो कौन थी? मेरे किसी टीचर की बेटी पैदा हुई थी। इसका नाम जन्नत था। अब बस या कुछ और भी तफ्तीश बाकी है। नबी मसले लाकर मुस्कुराहट दबाती दबाती वो मौजूद हो गया। आंखों में शरारत नजर आ रही थी। सीढ़ियां चढ़कर वो इसके साथ ऊपर के इस कमरे में गया। बहुत सारा सामान नाना के साथ ले गए थे मगर बहुत कुछ यही रह गया था। खिड़कियां खोलकर बाहर का नजारा करते अपने नाना की यही चीज को हाथ में लेकर इन्हें याद करते हुए आपदीदा होती रही। इनकी बातें करती रही। कितनी आवाज़ें थी वहाँ, कितना शोर और रौनक। वो इसे सुन रहा था और इसे याद करके सुना भी रहा था। जन्नत कमाल अपने खिलौनों के नाम खुद रखा करती थी। इसके पास एक टॉम था और जेरी नहीं था। इसकी एक बतख थी और छोटा-सा कछुआ जो सैल से चलता था। अब वो याद करके बता रहा था वो कैसी थी, वो क्या करती थी और कैसे बातें करती थी। और इसके सवाल कितने अजीब होते थे और वो परियों की बातें करती थी और टेडपोल्स को मछलियाँ समझती थी। अभी कुछ दिन पहले तो किसी की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। वो अब चिढ़ रही थी। इसने फिर इसका एक और का नाम मसला मटर का दाना बिस्तर के नीचे रखने से वो शहज़ादी साबित नहीं हो सकती थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल यही हुआ था। पता नहीं इसकी याददाश्त इतनी तेज़ क्यों थी। जना को पहली बार तब चढ़ी थी। इसकी सारी बेवकूफ़ियाँ याद थी इसे। सलीम बहुत तंग था तुमसे, कसूर भी इसका था। वो बेचारा अब तजर्बे के लिए गधा इकट्ठा करता फिरता। एक बच्ची की ख्वाहिश के लिए हाँ करना चाहिए था और छोटी जन्नत का दिफा कर रही थी। वो मुस्कुरा कर रह गए और इसकी बिल्लियाँ इन्हें याद करके जन्नत कमाल को गहरे दुःख ने घेर लिया। तुम्हारी वजह से मैं बिल्लियों को अब हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मैंने मना किया है? अपने कोट की जेबों में हाथ डाले उल्टा सवाल किया। बेवफ़ा भी तो नहीं होना चाहते, वो बेइज़्ज़ती कहा और वो हँस दिया। घर से निकलकर वो ज़रा दूर तक गए। वो वहाँ अक्सर लोग वॉक के लिए जाया करते थे और जन्नत अपनी फ़ौज के साथ पीछे आ जाया करती थी। कुछ देर घास पर बैठे रहे और फिर वहीं से वो बातें करते बहुत सी नई यादों के हमरा वापस पलट आए थे। 4 रंग की मैक्सी नुमा फ्रॉक पहने जिसकी पट्टी और गले पर नगीनों का खूबसूरत काम हुआ था। कैप स्लीव्स
कंधों से नीचे तक फैले हुए बालों का जुड़ा नया मस्कारा आई शेडो के साथ इसने सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। इसके सुराही नुमा गर्दन पर लंबे इयररिंग्स छूट रहे थे। मिसेज शिराज़ी की हमरा वो अपने मेहमान ख़वातीन के साथ लॉन में बैठी थी। खाने के बाद वहाँ चाय का दौर चल रहा और ऊपर बेडरूम की गैलरी में खड़ा फारिस रेलिंग पर कोने जमाई से ही देख रहा था। वो किसी लड़की से बात कर रही थी और मोबाइल पर कुछ दिखा भी रही थी। फिर इसकी किसी बात पर हँस भी रही थी। रेहान इसके पास ही खड़ा था। वो गुब्बारे जैसी गेंद को बाजों में भरे हुए उन बच्चों को देख रहे थे, दूर तक भागे जा रहे थे। किसी बात का जवाब देकर सरलाते इसकी निगाह दरवाज़ों में नज़र आती इस आलीशान गैलरी की तरफ बढ़ गई। बस में ही वो खड़ा था। घरेलू सहूलियों में सादा ट्राउज़र पर ढीले ढाले से गले के स्वेटर में मलबूस टाई का मग ज़रा सा ऊपर करके रात वो मुस्कुरा कर रह गई। ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट इसकी आँखों में ठहर गई। जो शॉल इसने ले रखी थी, इसे दुरुस्त करते अपनी जगह से उठ गई। हाथ में गाड़ियाँ दाखिल हो रही थी। ख़वातीन अब जाने को तैयार थी। जन्नत इनसे मिल रही थी। वो दूसरी लड़की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। कुछ ही देर बाद वो कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी। वो गैलरी की स्लाइड बंद करता अंदर आ गया। खाली मग मेज़ पर रख दिया। जन्नत ने इशारा उतार कर कुर्सी पर डाल दी। क्या कोई हमें मिस कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कोई गैलरी से ताड़ तो रहा था। अब इंसान खुली फ़िज़ा में साँस भी ना ले। वो हँसी। ये इंसान कुछ ज़्यादा अजीब नहीं, आँखें रोशन थी, लहज़े में शरारत। फारस के नर्म हाथों की गिरफ्त इसके कंधों पर ठहर गई। अपनी बात कर रही हो, तुम्हारा ज़िक्र कर रही हो। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी एक एलियन है। बहुत अच्छा और खुशगवार सा मूड बस एक लम्हे में गाढ़ तो लब भीज के मुँह में सिकुड़ गई। तुम पहले ज़्यादा अच्छी लग रही तुम मुझे अब ज़्यादा बुरे लग रहे हो। वो हँस पड़ा। अपना नेकलेस उतारने को हाथ बढ़ाया तो फारिस ने हुक खोले मुँह मत कर दिया। ख़फ़ा-ख़फ़ा सी अपने लिबास का घेरा सँभाले ड्रेसिंग टेबल पर जा बैठी और उसके पीछे खड़ा था। लबों पे मुस्कुराहट थी। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? मुझसे बात नहीं करो प्लीज़। ज़ाहिर है एलियंस को इंसानों की बातें कहाँ समझ आएँगी। गुनाह कर रुख बताए लड़ने को मुँह खोलने ही वाली थी कि फ़ारिस का मोबाइल बज उठा। 1 सेकंड। हाथ उठाकर इसे रोक देगा। वो भी इस जंग के लिए मुकम्मल तैयार था। बस ज़रूरी कॉल थी। जन्नत कमाल लब भींच कर रुख बदल गई। दूसरे फ़ोन पर दूसरी तरफ आगा ली थी। इसकी बात सुनते फ़ारिस ने बेख्तियार जन्नत की तरफ देखा। एयररिंग्स उतारते हुए इसने भी आईने में फ़ारिस को देखा। आँखों ही आँखों में इशारतन सवाल किया। इसके तासुरात कुछ थे। कैसे ना चाहते हुए वो अलर्ट हो गई। ठीक है, आने दो। संजीदगी से बात करता हुआ इस वक़्त कमरे से चला गया। जन्नत ने जो है कोट पर ढीली सी चुटिया बनाई, मुँह धोया और कपड़े बदलकर बाहर आ गई। मुलाज़िमा रेहान को अभी तक ऊपर नहीं लाई थी। वो लिफ्ट से नीचे फ्लोर पर आके आहिस्ता से कदम उठाते आगे बढ़े। कुछ जाने-पहचानी आवाज़ें समाज से टकराई तो चौंकी। खदशात की ज़द में इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। दाएँ जानिब लाउंज का मंज़र नुमायाँ हुआ था। इसकी रफ़्तार एकदम सुस्त पड़ी। जमीला दाऊद वहाँ थी। सायरा खाला इनके शोहर, उसकी हफ़्सा बीबी। जन्नत का वजूद पत्थर हो गया। हफ्सा का सर दुःख और शर्मिंदगी से झुका हुआ था। इनकी आंखें गम में डूबी हुई थी। इनका चेहरा आंसुओं से तर होता है। सारा ख्याल आप बो रही थी। बहुत आशिकी से शायद से किसी ज़िक्र माहिर अब्दुल करीम का औरत है, जिसकी हकीकत पूरे खानदान पर अया हो चुकी थी। अब कुछ भी छुपा नहीं रहा। जन्नत कमाल ज़ख्मी रूह और निढाल वजूद के साथ साक़ित सी खड़ी थी। रूह से सख्ती निकाहें हफ्सा कमाल पर जमी रहेगी। इसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी। कत्ल का इल्ज़ाम हट गया। किरदार की गवाही मिल गई थी, मगर इसे खुशी नहीं हुई। इसका दर्द कम नहीं हो रहा था। इसका बोझ हल्का नहीं हुआ, ना ज़ख्म मुनमिल हुए थे, ना रवैये की अज़ियत ख़त्म हुई थी। हफ्सा की नज़र इस पर पड़ी तो अपनी जगह से थम गई। जन्नत की आँखें से छलकता दिन का समंदर इन्हें अंदर तक फना कर गया। इनके लब हिले, उन्होंने पुकारना चाहा। जन्नत की रजतती पलकों से आँसू गाल पर लड़ गए। लबों पर कँपी सी ठहर गई। सुनो होते वजूद के साथ इसने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया। इससे पहले कि वो हिम्मत करके इससे कुछ कहती, वो भारी सांसों के साथ नफी में सर हिलाती वापस पलट गई। इसने सर उठाकर नीरव तारीकी में आस-पास हर तरफ देखने की कोशिश की, मगर इसे कुछ भी नज़र नहीं आया। दरवाज़ा एक ही था जो बंद था, वो जिस पर मुसलसल दस्तक जारी थी। अफ़सर की आवाज़ समातों में पड़ रही थी। इनके अल्फाज़, इनकी मैनर समाजत लहज़ा भरा वजाहत भरा लहज़ा समझ में आ रहा था, मगर वो उठ नहीं रही थी। वो बंद दरवाज़े से कदरे दूर सीढ़ियों के साथ खड़ी थी। इसका चेहरा बिका हुआ था। जिनकी आस में जिनका इंतज़ार किया, वो इसके लिए नहीं आए थे। इन्हें इसकी तन्हाई का एहसास कभी नहीं हुआ। इसके गम का अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते। मैं माफ़ नहीं कर सकती, मुझसे कोई माफ़ी ना माँगे। ये मेरे पास नहीं है। वो फूट-फूट कर रोने, मेरे पास किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है। वो इसी के साथ तकलीफ़ की शिद्दत चीखी थी। हफ्सा अभी दरवाज़े के इस पास खड़ी रह गई थी। वक़्त पलट गया। तलाक के साथ घर में दाखिल होते जन्नत कमाल ने सब रद्द कर दिया। इस वक़्त इसकी मिन्नतें, इसकी पुकार और आँसुओं का इन पर कोई असर नहीं हुआ था। इस वक़्त इन्हें इनकी बेबसी नज़र नहीं आती। इस वक़्त उन्होंने वहाँ के गम में निढाल खुद को पत्थर कर लिया था। जहाँ यहाँ से इसने बेड पर बैठे हुए अपने कानों पर हाथ रख दिया। आँसू गिर रहे थे और दिल रो रहा था। दरवाज़े पर फिर से दस्तक हुई। अब कि इसने फ़ारिस की आवाज़ सुनी थी। आँसू साफ़ करते हुए उठकर दरवाज़ा खोल दिया। फ़ारिस इसे देखता अपनी जगह रुक सा गया। इसकी आँखें सूजी हुई थी, रंगत रक्त पड़ रही थी, बाल बिखरे से लग रहे थे। इसे नहीं पता था अपने किसी रिश्ते की बात हुई जन्नत को ये हालत कर देगी। तो रेहान को नबी की आवाज़ में यूँ पूछा जैसे इस घर में हफ़्सा कमाल आई ना हो, जैसे इस भरकम का कोई पहाड़ ना टूटा हो, जैसे वो रिज़ा ना हो रही हो। चेहरे के एहतराम में बिखरे लटों को कान के पीछे करते हुए पलट गई। लिहाफ़ दुरुस्त करते हुए फैलाया। रेहान का तकिया और इसका नन्हा सा कंबल रखते हुए इसकी जगह बनाई। वो अपने ड्रेसिंग टेबल के दर से खो रही थी। वो चीज़ों को उलट-पलट करती, फिर से तरतीब दे रही थी। कई एक बार इसने वार्डरोब स्ट्राइड करके अपने कपड़ों को इधर-उधर देखा। इसका ज़हन मुंतशिर था। वो अपने दर्द से निकल नहीं पा रही थी। जन्नत फ़ारिस ने इसे हाथ से पकड़ कर रोक लिया। इसने लब काट कर आँसुओं को ज़ब्त करते हुए इसकी तरफ देखा। किससे छुप रही हो? फ़ारिस के दोनों हाथ की ग्रफ्स इसके बाजू पर उठाए गए। जन्नत के अंदर एकदम से सन्नाटा छा गया। भरी हुई आँखों से इसे देखते हुए अपनी जगह जामिद हो गई।
وہ भूल गई थी, ये बुरहान वासी वक़्त घर था, ना सब्ज़ा चचा और ना सारा खाला, वो भूल गई थी, ना वो वक़्त ठहरा था, ना वो हालात बाकी थे, ना अब ज़ख्म छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, आँसू गाल पर लढ़क गए।